अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं मूल अधिकारों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। तो आइए पढ़ते हैं वे खास बातें कौन कौन सी हैं। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे भारतीय राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। हमारा विषय है मूल अधिकार। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। पहले वाले लेक्चर में राइट्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, खेद है मुझे। वहाँ WRIGHTS हो गया है, राइट्स होगा RIGHTS। ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। तो जो सभी पाठकगण हैं इसे सुधार कर पढ़ेंगे RIGTS। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई खास बातें हैं, आइए पढ़ते हैं हम। वो खास बातें कौन सी हैं, पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं। पहली खास बात ये है कि संसद को नागरिकता मैंने आपको बताया था कि ये जो नागरिकता का प्रश्न है, हमारे देश में एकल नागरिकता है और इस संदर्भ में हमारी संसद ये निर्धारित करती है कि किसे नागरिकता प्रदान की जाए, है ना। तो संसद को विधि द्वारा विधि का मतलब होता है कानून, ला। ठीक है, संसद को विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का मतलब क्या है, निर्धारित करना, नियमित करना। ठीक है, विनियमित करने का अधिकार, विनियमित करने का अधिकार अनुच्छेद 11। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त। संसद को विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने का अधिकार अनुच्छेद 11 के अंतर्गत प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद जो है कानून के द्वारा, कानून की नज़र में यानी कानून को सामने रख करके ये निर्धारित कर सकती है कि किसे किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाए। एकल नागरिकता ही हमारे देश में प्राप्त है। अब जैसे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना।
तो बहुत सारे लोग जो है मिग्रेट हुए हैं, मतलब कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए और बहुत से लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए। तो अब जो है प्रश्न ये उठता है कि किन्हें भारतीय नागरिकता दी जाए। यानी वे लोग जो 14 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत आ गए पाकिस्तान से, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाती है। ठीक, और साथ ही साथ ऐसे माता पिता जिनका जन्म तो पाकिस्तान में हुआ हो, लेकिन अगर वो इस तिथि तक यानी 15 अगस्त 1947 तक जो है भारत आ गए हैं और यहाँ पर निवास करने लगे हैं, तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ऐसे यानी उन पेरेंट्स के बच्चे जो पाकिस्तानी हैं लेकिन जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद भारत में हुआ, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का रहने वाला हो और किसी विदेशी महिला से शादी कर लेता है लेकिन बसता भारत में ही है, उसे भारतीय नागरिकता दी जाती है। ऐसी कोई महिला जो विदेश की यानी भारत की रहने वाली है महिला और किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है और वो पुरुष भी भारत में रहता है, नागरिकता का आवेदन करता है, तो उसे नागरिकता दी जाती है। इस तरह से यानी नागरिकता का जो प्रश्न है संसद कानून की नज़र में रख करके अनुच्छेद 13 के अंतर्गत उसे नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बिंदु है, खास बात क्या है। अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता ठीक है, अस्पृश्यता यानी कास्ट फीलिंग या अनटचएबिलिटी को गैर कानूनी घोषित किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 में जो छुआछूत है, अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? छुआछूत, इसको जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ है? शारीरिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण और शरीर को बचाने का अधिकार है। कब? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमला करता है, आक्रमण करता है, जान से मारने की नियत रखता है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्राणों को और शरीर को बचाने का अधिकार है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है।
बात समझ में आ गई। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त है। और क्या खास बात है, यह विशेष बिंदु है, ठीक है, विशेष बिंदु है, ठीक है। अगला खास बिंदु क्या है, ये जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त है, यानी यह उपरोक्त अधिकार, यह उपरोक्त अधिकार आपातकाल में यानी जब इमरजेंसी लगा दी जाती है, यह उपरोक्त अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है, ठीक है। यानी इस अधिकार को आपातकाल के समय भी नहीं हटाया जा सकता है, इसे नहीं खत्म किया जा सकता है। आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, मूल अधिकारों के अंतर्गत कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक माने होता है बोलना, कोई भी बात जो है बोलना, साथ ही साथ किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष उसे प्रस्तुत करना, दूसरे के सामने उसे समझाना, बोलना, उस पर जो है विचार विमर्श करना, ये अभिव्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये हमें अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त है, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कि हम अपनी बात को कह सकते हैं और दूसरे के सामने भी व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। अगली विशेषता हम देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम दुर्व्यापार का मतलब क्या है कि उसे ले जाकर के बेच देना, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा कि लोगों को जो है पकड़ करके किसी दूसरे को बेच देते हैं, महिलाओं को बेच देते हैं। और साथ ही साथ बलाश्रम का तात्पर्य है कि बलपूर्वक किसी व्यक्ति के द्वारा काम करवाना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को जो है ले जा करके उसे धौंस दिखा करके या उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके काम करवाना। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है। यानी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये रोक है कि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का ना तो व्यापार कर सकता है और ना ही बलपूर्वक उससे कोई शारीरिक श्रम करवा सकता है, बेगार जैसा काम करवा सकता है। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, आइए देखते हैं। आपने कल पढ़ा था कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों में काम करवाने पर या किसी खतरनाक जगह में काम करवाने पर निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं कि आपने यह भी कल पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जो हमारा उद्देशिका है यानी हमारा प्रस्तावना है उसे संविधान की आत्मा कहा है। दोनों सवाल पूछे जाते हैं। जे.एल. नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, कल पढ़ाया था मैंने, पूर्व के लेक्चर में पढ़ाया था, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है, अनुच्छेद 18, केवल अनुच्छेद 18 राज्य के विरुद्ध है। बात समझ आ गई। अगली खास बात जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। भारत रत्न प्राप्त यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त है, तो भारत रत्न प्राप्त भारत रत्न प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनको केंद्रीय जो मंत्री होते हैं, भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त व्यक्तियों को मंत्रिमंडल के स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। खास बात है, दर्जा प्राप्त होता है। यानी ये मंत्री नहीं होते हैं जिन व्यक्तियों को दे दिया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हीं के लेवल का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, लोगों की बातों को उठा सकते हैं। समझाएगा? तो जो अगली विशेषता है वो हम देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध, ये सवाल पूछा गया है कई बार। ठीक है,
भारत रत्न पुरस्कार पर प्रतिबंध 1977 में 1977 में जनता पार्टी द्वारा लगाया गया था। यानी जनता पार्टी की सरकार ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था। ठीक है, यानी भारत रत्न पुरस्कार को जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में बंद कर दिया था, इसे खत्म कर दिया था। आइए नोट कर लीजिए इसे। अगली विशेषताएं देखते हैं हम। मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। सवाल बनता है मूल अधिकारों का संरक्षक है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है। समझ में आ गई होगी बात। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी सुरक्षा या इनका मतलब एज ए पेरेंट्स, ठीक है, इनको लागू करवाने का, सुरक्षित रखने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद आप एक चीज पढ़ते हैं, अधिकार परीक्षा। ये चीज क्या है? बहुत सारी बातें हैं। देखिए, भारतीय संविधान की शब्दावली है, नहीं समझ में आती है और जब आप पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है। तो जब तक उसे कोई बताता नहीं है तब तक वो चीज़ नहीं समझ में आती है। जान लीजिए कि अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय किसी लोकपद, अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय किसी लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की पुष्टि करता है या किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है।
अधिकार परीक्षा के अंतर्गत न्यायालय किसी लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यानी कोई भी व्यक्ति यदि किसी लोक पद का मतलब है सरकारी पद पर, सरकारी नौकरी पर है, और यदि उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का दावा किया है तो अदालत यानी न्यायालय इस बात की जांच करती है कि वो जो दावा है वो वैध है या अवैध है, यानी लीगल है या इलीगल है। समझ में आ गई होगी बात? अधिकार परीक्षा समझ में आ गई होगी क्या होती है। आगे देखते हैं हम। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में वर्णित मौलिक अधिकार में वर्णित मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। समझ आ गई होगी। तो यानी ये जो अनुच्छेद हैं और इनमें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 15, 16, 19, 29 और 30 में ये अधिकार जो केवल जो है भारतीय नागरिकों को, जो इंडियन सिविलाइजर्स है, उनको केवल प्राप्त है। ठीक है। अगली विशेषता क्या है देखते हैं। ये सवाल पूछा गया है जो आप देख रहे हैं कि उपाधियों का अंत वही जो मैंने पहले बताया था कि अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी, कुछ उपाधियां अभी भी दी जाती हैं खेल जगत में। ठीक है। या जैसे भारत रत्न है, और साहित्य जगत में कुछ उपाधियां दी जाती हैं। आप देखते हैं कि पद्म भूषण है, पद्मश्री है। तो ये इस तरह से ये अलग ढंग की उपाधियां। लेकिन जो अंग्रेजों के समय में राय बहादुर राय साहब की इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत या अनुच्छेद 18 द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बिंदु हम देखते हैं कि सभी नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की सभी नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ब्रैकेट 1 का गा द्वारा प्रदत्त है।
यानी कोई भी नागरिक जो है किसी भी प्रकार का संघ बना सकता है। जो आप तमाम देखते हैं संघ, हजारों संघ है। जैसे आप उदाहरण के लिए है बजरंग दल, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय संघ, इसी तरह से तमाम सारे जो है संघ है, एसोसिएशंस है। तो नागरिकों को ये अनुच्छेद ये अधिकार देता है कि वो संघ या एसोसिएशन इस तरह का बना सकते हैं। समझ आ गई बात? तो अगली जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक ही अपराध के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी क्राइम है, यदि एक बार उसे किया गया तो एक बार से ज़्यादा उसे जो है अपराध, उस अपराध के लिए सज़ा नहीं दी जा सकती है। समझ में आया? केवल एक ही बार सज़ा होगी। तभी तो जो है ना व्यवहार में लोग कहा करते हैं कि चाहे एक मर्डर कर दो, चाहे 10 मर्डर कर दो, फांसी तो एक ही बार हुई है ना। व्यवहार में लोग इस तरह की बातें किया करते हैं। तो अब ये जो आपने पढ़ा कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 20 में है। ये अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ठीक है। अगली बात हम जो खास बात देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने, ये पूछी गई है बात कई बार, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती के मामले में के मामले में 1973 में कहा कि में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर, मूल अधिकारों के हनन, यानी जब मूल अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा हो, मूल अधिकारों की जो, यानी जो मूल अधिकार हमें प्रदत्त हैं वो न मिल रहे हों, हनन का मतलब वो अधिकार न मिल रहे हों, या किसी दूसरे के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा हो, तो मूल अधिकारों के हनन के आधार पर, हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन को संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है
ठीक है। कब? यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो, यदि वह संविधान के मूल ढांचे, यानी कोई भी संविधान संशोधन अगर किया गया है और उस संविधान के मूल ढांचे से अलग हट करके है तो उसे अवैध भी घोषित किया जा सकता है, ठीक है, और उसे जो है कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे से अलग हो, पृथक हो। समझ में आ गई बात? तो नोट कर लीजिए इसे। अगला बिंदु देखते हैं। वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। ठीक है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है ये सुविधा प्राप्त है कि सरकार जो है, राज्य सरकार 14 से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। ठीक है। अब जो है अगली विशेषता देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट दायर कर सकता है या रिट जारी कर सकता है। समझ में आ गई होगी बात? अब जो है ये हो गई खास बातें, तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।
अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ उसे कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।